सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि टिकटॉक अब बैन हो गया है। उसके साथ में 59 चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो बैन हो गए हैं। और मैं अगर अपना व्यू दूँ इस पर तो ये ज़रूरी भी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ये सारे ऐप्स हैं ये आपके प्राइवेसी को क्या करते हैं, लीक कर देते हैं, है ना। जो चीज़ें नहीं भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो भी ये क्या करते हैं, आपसे अलाउ करवा लेते हैं, राइट। तो जिससे आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन विदेशों में चला जाता है जो ये ऐप बना रहा है, राइट है। जिसके वजह से क्या होता है, हमारे डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब ये कहा जाता है कि अगर किसी दुश्मन के बारे में जानकारी आपको पता है तो आप आधी जंग वैसे ही जीत जाते हैं। और अभी ऐसा मौसम चल रहा है, वॉर का मौसम चल रहा है। और तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने किया है मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है। तो बच्चों, ये सब को छोड़ते हुए हम लोग जो हमारा जो एम है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिज़िक्स। और इसके पहले हम लोग ने 12th फिज़िक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। एक्चुअली में ये टोटल मिला के अगर देखें तो अब 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर एक अपने में ही एक अपना पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं 3rd चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, बट मैं उस चीज़ को याद नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने वो पढ़ा होगा। मैं आपको बेसिक से यहाँ पे पढ़ाऊँगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या आखिर में। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि चार्ज कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो उसके पहले आपको एटम का मॉडल आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे रिसाइड करते हैं, आउटर ऑर्बिट में। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बच्चों, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं न्यूट्रल एटम में। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी दोनों का चार्ज क्या आना चाहिए, नेट चार्ज 0 आना चाहिए। तो जितना प्रोटॉन पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होना चाहिए। इसीलिए आपके जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 10। आप गिनोगे तो कितना प्रोटॉन हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो आपसे क्वेश्चन है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या उस एटम का मास कम होगा कि नहीं कम होगा, राइट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दूसरी बात है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे सोडियम में मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास 12 हो जाएंगे। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और जब भी कोई डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप बताइए कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। एक सोडियम प्लस है और एक सोडियम है और सोडियम माइनस है। आप इनके मासेस को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इनके मासेस को आप असेंडिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करके आप बताएंगे, राइट, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है और इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी एक और मास आ गया इसके पास, तो इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इस बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं कि बच्चों की जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है। तो बच्चों इसको कैलकुलेट किया था सर जे थॉमसन ने, ठीक है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। कूलम एक साइंटिस्ट है, कूलम्बिक फोर्स दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, इसी को यूनिवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो ये कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। तो इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों, तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, अगर नहीं याद है तो आप इसे अभी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों की अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो इसको याद रख लीजिए बच्चों, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मिला दोगे तो एक कूलम चार्ज बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, आप बस यहाँ से क्या कर दो, वन से इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड कर दो, तो 1 कूलम के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। कितने प्रोटॉन रिक्वायर्ड होंगे, तो आंसर है इतने ही प्रोटॉन रिक्वायर्ड होंगे, राइट। तो ये सारी बेसिक है जो आपको याद होनी चाहिए। अब जो पहले चैप्टर में हम लोग ने स्टडी किया था, पहले चैप्टर में हम लोग ने ये स्टडी किया था कि जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है, जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, यानी उसकी स्पीड क्या है, 0, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग ने फर्स्ट 2 चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ने उसके अंदर पढ़ा था। जब चार्ज क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, जब मोशन में आ जाए चार्ज। अब मोशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एसेलरेटेड मोशन और नॉन एसेलरेटेड, यानी यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है बच्चों की कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, करंट प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब एसेलरेटेड मोशन हो जाएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस स्टेज पे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उसके वजह से जो इफेक्ट आएगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट होता है, राइट। चलो, तो जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि नदी में क्या होता है, पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट। वैसे ही आपका अगर एयर फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एयर करंट। वैसे बच्चों जब चार्ज फ्लो होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज करंट, या फिर उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि चार्ज था यहाँ पे। द फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो डेफिनेशन सभी को याद होती है। इसका मतलब क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट का बच्चों डिनोट करते हैं हम लोग आई से, और आई बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ आई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज की होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है बच्चों, यही आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट है आपका। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, उसमें से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, बाकी आप नीचे मुझे लिख के बताइएगा क्या है, क्या क्या है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो सबसे पहले है आपका केजी, उसके बाद में है मीटर लेंथ की, उसके बाद में टाइम का सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, ऐसे मैंने 4 बता दिया, 5वां तो एम्पियर हो जाएगा करंट का, और 2 आपको बताना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यूनिट ऑफ करंट आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर, राइट। अगर डायमेंशन की बात करें, आई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो आई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि बेसिक क्वांटिटी आपकी ए है ना कि कूलम है ना। चलो, अगर हम लोग एवरेज करंट की बात करें, एवरेज करंट का क्या मतलब बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, टाइम ले लियो, वॉच ले लियो, और यहाँ से आप मेज़र कर रहे हो कि कितना टाइम हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से सबसे पहले जब टाइम t1 इक्वल टू जब 0 था, तो चार्ज जो फ्लो हुआ वो 0 हुआ। जब आपने देखा टाइम t इक्वल टू t हो गया, तो चार्ज जो फ्लो हुआ वो कैपिटल Q हुआ।
तो जो एवरेज टाइम आ जाता है बच्चों, एवरेज टाइम जो एवरेज करंट हुआ, एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब है, डेल्टा वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था क्यू, माइनस इनिशियल कितना है, माइनस इनिशियल कितना था 0, डिवाइड बाई टी माइनस 0, दैट इज क्यू अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज, एवरेज कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट यानी उस क्षण पे, उस वक्त पे, है ना। जैसे मैंने बोला कि अभी, तो उस क्षण पे आपका करंट कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, आपको ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। आई बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर ही क्या है, इसकी बेस यूनिट है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, करंट जो है स्केलर है या वेक्टर है। तो आप लोग सोचोगे कि सर करंट तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, इसका मतलब करंट वेक्टर है ना। मैं भी पहले यही सोचता था, तो जब मैं आपकी उम्र का तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये क्यों नहीं है, ये क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि बच्चों क्लास 11th में आपने वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा। ये उसको फॉलो नहीं करता है। क्या है वेक्टर एडिशन लॉ, कि अगर मान लो कि ये आपका दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल 60 है, मान लो ये 5 है और ये 3 है, इनके बीच में एंगल 60 है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता था, रिजल्टेंट आप कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 5 × 3 cos 60 कितना होता है, cos 60 हो जाएगा आपका 1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या बचेगा, 25 + 9 34 और 15 यानी 49। तो क्या आ जाएगा आपका आर, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 7। लेकिन बच्चों ऐसा करंट में नहीं होता है। करंट में क्या होता है, अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, तो यहाँ पे जो करंट आई होगी उसका मान कितना हो जाएगा, इसका मतलब वो होगा कितना 8। वो क्या हो जाता है, यहाँ से डिवाइड होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग ने क्या किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमको पता चला कि जब हम लोग ने यहाँ से 8 करंट भेजा तो यहाँ से 5 गया और यहाँ से 3 गया, राइट। तो यहाँ से हम लोग को पता है, चलता है कि जो करंट है वो क्या नहीं फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर आप बीएससी में अगर फिजिक्स ऑप्ट करोगे तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा करंट जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है बच्चों। क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी, है ना ये। लेकिन आपको अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बस इतना जानते रहो कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट। वो क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, राइट। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लेते हैं Q बराबर दिया हुआ है आपका 2t³ माइनस 4t² प्लस 5t माइनस 3। ये आपका दिया हुआ है चार्ज। चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, t यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t = 5 सेकेंड्स। और क्या बोला है, फाइंड एवरेज करंट एट फ्रॉम। एवरेज हमेशा बच्चों 2 के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रॉम t = 0 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, I बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ Q। Q की वैल्यू रख दो, ये मैंने Q की वैल्यू रख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो 2t³ का हो जाएगा 6t² माइनस 8t प्लस 5
माइनस जीरो। क्यों? कांस्टेंट का क्या होता है? ज़ीरो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है बच्चों? d/dx ऑफ x की पावर n। पावर नीचे आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है ना। यही वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 आ गया, पावर नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 2 था तो पावर 1 हो गया, 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे पावर 1 था तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और पावर 1 से कम हो गया यानी 0, और t की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से 1 लिखोगे या मत लिखो, बात एक ही है। कांस्टेंट में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ से i की वैल्यू किस पे आ गई? इस पे आ गई है ना। तो i किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। अब आपको इंस्टेंटेनियस करंट किस पे निकालना है? 5 सेकेंड पे। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आप t की वैल्यू क्या रख दो? 5 सेकेंड, यानी 6 × 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 × 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा बच्चों? सॉल्व कर लो। 100, 150 और 5 155 माइनस ये हो जाएगा 40। तो ये कितना आ गया? 115। इतना यूनिट क्या हो जाएगा? करंट है तो इतना एम्पियर हो जाएगा। यानी जब आप 5 सेकंड पे देखोगे तो करंट कितना आएगा? 115 एम्पियर आएगा। अब एवरेज करंट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एवरेज करंट चलो इधर निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले Q का एक्सप्रेशन क्या है? ये है। तो हमारा एवरेज करंट होता क्या? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज करंट का? याद है किसी को? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q यानी 2, Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 अब निकाल लो। Q2 कैसे निकालोगे? Q की वैल्यू ये है, Q2 यानी जो फाइनल टाइम है। 5 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, T की वैल्यू 5 रख दो, तो 2 × 5 का क्यूब माइनस 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × T की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का 25 125 250 माइनस 25 चौका 100 प्लस 25 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 255। ये हो जाएगा 150 175 माइनस 3 यानी 172। Q2 आगे बच्चों, Q1 निकाल लो ऐसे ही। Q1 कितना आ जाएगा? अब T की वैल्यू क्या रखना है बच्चों? 0। तब 0 रखोगे तो इससे क्या बचेगा? -3, राइट। अब यहाँ से आप निकाल लो एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 यानी 172 माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाई टाइम कितना है? T2 माइनस T1 यानी 5 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 175 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15 और 2 5 5 ज़ा 25 ना, सही है हाँ 35, यानी 35 एम्पियर इसमें से एवरेज करंट क्या होगा? इसमें से फ्लो होगा, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके मुझे क्लासरूम ऐप या तो आप मेरा जीमेल आईडी भी है उस पर भी सेंड कर सकते हैं। सॉरी मैं स्टैमर करने लगता हूँ कभी कभी। और फिजिक्स बाय PKS मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे इसको रफ करके आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए। नोट करना है इसको, नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ़ Q इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 3 देन फाइंड I एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स और I इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है आपको। इसे सॉल्व करके आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आप आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिक्कत है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो बच्चों जो ड्रिफ्ट वर्ड है वो कहाँ से आया है आपका, व्हीकल से आया है। ड्रिफ्ट व्हीकल्स क्या होते हैं, जब चलते हुए थोड़ा सा शिफ्ट कर जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करना, ठीक है। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखा होगा, एक मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस विन डीजल की, तो उसके अंदर वो जो गाड़ियों को क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और वो कला जिसके पास होती है उसे बहुत ही अच्छा ड्राइवर माना जाता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वर्ड वहाँ से आया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के पहले हम लोग को कुछ जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि थर्मल वेलोसिटीज़ क्या होती है। थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखो, अगर कोई मेटल है, जैसे मान लो ये मेटल की शीट है, मेटल की शीट में क्या है, आपके मेटल्स होंगे, और मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स हमेशा कर्नल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी जो उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर निकल के और मूव करते रहते हैं बच्चों, रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब ये क्यों मूव करते हैं, क्योंकि बच्चों उसके पास क्या है, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन देता है, वो नेचर देता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी जो सबसे इस यूनिवर्स का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो वो कौन सा है, कितना है बच्चों, -273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में, राइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं। यानी इस टेम्परेचर पे कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, तो उसका जो मोशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, राइट। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 300 केल्विन। तो आप देख सकते हो कि 300 का डिफरेंस है आपका, है ना। अब आप बोलोगे सर हम लोगों का तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो ये तो टेम्परेचर आपका कुछ नहीं है, 27 तो हम लोग को ठंडा लगता है। तो वो क्यों लगता है बच्चों, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में वो 27 कम है। बट अगर आप किसी मेटल को लोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में उसको 300 केल्विन टेम्परेचर मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, किसकी वजह से, इस टेम्परेचर के वजह से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी थर्मल वेलोसिटी, राइट। अब जब ये मूव करते हैं बच्चों तो क्या होता है, मूव करते हैं तो बीच में उनको एटम्स भी मिलते हैं, जो एटम्स है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे टकराएगा, और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ से रीबाउंड हो जाता है, ठीक है। अब फिर जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी एक उसको क्या मिलेगा, एटम मिलेगा, वहाँ से भी वो रिबाउंड हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी उसको एक एटम मिलेगा। इस तरीके से वो क्या करता है बच्चों, जिग जैग फॉर्म में क्या करता है, मूव करता रहता है। किस फॉर्म में, जिग जैग, जिग जैग मोशन करता रहता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो इस लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया, तो इसने कुछ पाथ ट्रेवल किया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसके बीच में कभी किसी से टकराया नहीं है। जैसे यहाँ पे आया, इससे टकरा गया, इससे टकराने के बाद यहाँ पे रिबाउंड हो गया, अब इस यहाँ से यहाँ तक नहीं टकरा रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। वैसे यहाँ पे भी क्या है, फ्री पाथ, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, फ्री पाथ। इस तरीके से ये क्या करते हैं, सारे फ्री पाथ को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं, एवरेज जब निकाल दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, द एवरेज डिस्टेंस moved by the electron under the thermal effect between two successive collision, सक्सेसिव कोलिजन का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जो कोलिजन होने से पहले जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री पाथ कहेंगे। और सबका अगर एवरेज ले लोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ दो कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन होने से पहले जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, राइट। अब बच्चों अगर आप देखोगे किसी भी एटम में या फिर कोई भी शीट ले लोगे तो लगभग आपका उसके अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
लगभग 10⁻29 अगर 1 मीटर क्यूब लोगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पर मीटर क्यूब में, ठीक है। 1 मीटर क्यूब कितना होगा आपका, 1 मीटर कितना होता है आपका, लगभग इतना होगा, ठीक है। 1 मीटर का अगर आप क्यूब ले लें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे लगभग आपको कितना मिलेंगे, 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, यानी बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये थर्मल वेलोसिटी के इफेक्ट में क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। कुछ इधर मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, अगर मान लो 2 मिलियंस इधर मूव कर रहे हैं तो ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 मिलियंस इधर मूव कर रहे होंगे। अगर इसका u1 है, इसका u2 वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा बच्चों, नेट जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आपका जो मेटल शीट होता है थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज, या क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आंसर है नो। क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो नेट इफेक्ट होता है बच्चों, नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। अगर 2 मिलियंस इधर जा रहे हैं तो 2 मिलियंस इधर भी जा रहे होंगे, 2 मिलियंस इधर जा रहे होंगे तो 2 मिलियंस इधर भी जा रहे होंगे। और क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग उसको डायरेक्शन के साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो नेट इनिशियल वेलोसिटीज़ होती है, यानी थर्मल वेलोसिटीज़ जो होती है वो क्या हो जाता है, 0, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है वहाँ पे, राइट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये थर्मल वेलोसिटी है इसका स्पीड कितना होता है, कितनी वेलोसिटी होती है, कुछ वैल्यूज़ होगी। तो इसका बच्चों जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये लगभग कितना होता है, 1000 किलोमीटर 1 सेकेंड में, यानी इतना इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है थर्मल वेलोसिटीज़, यानी इतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से निकल सकता है, राइट। तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि हाँ यहाँ से ये निकल सकता है, तो इसका ये यहाँ से नहीं निकलता है बच्चों। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप करेगा इस पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, और वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, उस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कूलम्बिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस यूनिवर्स में, है ना। 4 फंडामेंटल फोर्सेस है इस पूरे नेचर में, है कूलम्बिक फोर्स है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये तुरंत जैसे ही बाहर जाता है उसको ये कूलम्बिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या कर लेता है, उसको पुल कर लेता है, यानी वापस इसके अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थर्मल वेलोसिटीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिए आप लोग। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो आइए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो बच्चों ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब आपने समझ लिया होगा। इसको मैं और इजी वे में समझाता हूँ। जैसे मान लो असेंबली में लाइन लगी हुई है, ये 2 लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे एक लड़का है जो क्या हुआ, आगे जाते 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 यहाँ पे ड्रिफ्ट हो गया। तो ये जो इसने यहाँ से यहाँ मूव किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करना बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ड्रिफ्ट और अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते कि आपके एटम्स में, इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट कैसे होता है। अब बच्चों ध्यान देना कि इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से किसी भी कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट फ्लो होता है आपका, ठीक है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक मूव किया, यहाँ पे क्या मिल गया उसको, एक पॉजिटिव एटम मिल गया, यहाँ उससे टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे चला गया। जब यहाँ पे जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से भी टकरा जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव मिला, फिर यहाँ से टकरा के इस तरीके से ये क्या कर गया, जिग जैग मोशन कर गया, ठीक है। अब बोलोगे सर जब इससे टकराएगा तो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकरा के वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब जब हम लोग अभी क्या हो रहा था, ये अभी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अलोंग जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जिसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई होने लगता है चार्जेस पे। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q × E, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा सभी पे। तो वैसे ही बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो उस पे अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव लगाए हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ना जाके अब कैसे जाएगा, वो कर्व में जाएगा, ये इस तरीके से। अब वो यहाँ पे आके मूव करेगा, यहाँ के एटम से टकराएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया है, ये जो यहाँ से यहाँ मूव किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब वो यहाँ से टकराएगा तो उसको सीधे जाना चाहिए था ऐसे, वो सीधे ना जाके क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो पहले इस वाले एटम से टकराने वाला था, अब क्या करेगा, इस वाले एटम से टकराएगा, वो कुछ इस तरीके से जाके ये, तो ये क्या कहलाएगी, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी, राइट। तो बच्चों देख रहे हो आप लोग कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। वो कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट। जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे, ऐसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, एक मीटर क्यूब में अगर आप ले लोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10⁻29 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। यानी एक के आगे आप 29 जीरो लगाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैसे ही सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो जाएगी और उसकी वजह से क्या आने लगता है बच्चों, करंट प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि सभी के सभी किस डायरेक्शन मूव करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होने लगता है, करंट प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। बच्चों ये इंसुलेटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, कंडक्टर्स की बात हो रही है। कंडक्टर्स यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। अब बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया, है ना, तो यहाँ से जब यहाँ तक वो मूव किया तो कुछ टाइम लिया होगा, उसे मान लेते हैं हम लोग τ1। क्या मान लेते हैं, τ1, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का है इसलिए हम लोग τ1 मान लिए। तो बच्चों ये τ1 को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन पूछता है बच्चों, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्यों, क्योंकि इस बीच में वो कभी किसी से टकरा नहीं रहा है, रिलैक्स रह रहा है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। तो वैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का होगा। अगर मान लो कि हम लोग को टोटल निकालना है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। मान लेते हैं आपके n इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट 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 τn डिवाइड बाय क्या कर देंगे n, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा, ठीक। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर आपको एवरेज इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, तो आप कैसे निकालोगे, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी यानी u क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un/n, जो क्या होता है बच्चों, जीरो होगा, है ना। क्यों जीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटीज़ थी उसकी u1 u2 u2 ये रैंडमली मूव कर रहे थे, किसी भी हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ये वाला डायरेक्शन क्या कर दे रहा होगा, कैंसिल कर दे रहा होगा। इसीलिए जो नेट एवरेज आता है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाता है, जीरो। अब बच्चों हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे कि क्या होगा एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिराइव कर दे रहा हूँ उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो आपको बच्चों पता है कि फोर्स कितना लग रहा है उस पर, Q × E विच इज इक्वल्स टू -E, है ना। वेक्टर में अगर हम लोग लिखें
तो जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया। अब आपको बच्चों पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ से आपका माइनस ई इंटू कैपिटल ई, तो यहाँ से ए वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम। ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा किसका, हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही एक्सेलरेशन लगेगा। अब बच्चों अगर हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा दें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए, जो टाइम लग रहा है बच्चों दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, t1, यानी रिलैक्सेशन टाइम, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए t1 हो जाएगा। वैसे बच्चों v2 क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए t2। वैसे बच्चों अगर मैं n की बात करूं vn तो क्या हो जाएगा, तो vn बराबर हो जाएगा un प्लस ए, एक्सेलरेशन तो उतना ही लगेगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा tn हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग को क्या निकालना होगा, द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। हर एक वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज निकाल लें, तो वही क्या कहलाएगा बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो मैं ये डेफिनेशन को रफ कर दे रहा हूँ, नोट नहीं किया आप लोगों ने तो नोट कर लो। चलो तो अब बच्चों इसको जब आप नोट करोगे, जब ऐड करोगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 मत लिखो, डॉट 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 vn, कितने हैं टोटल, ये n है तो डिवाइड बाई n करोगे आप, है ना। वैसे ही आपका इसको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 u1 डिवाइड बाई n प्लस a कॉमन आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में क्या बचेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn डिवाइड बाई n। अब ये क्या बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है बच्चों, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। और इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी बच्चों, 0 थी, है ना। थर्मल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0। मैंने समझाया था कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। 0 प्लस ए की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन स्मॉल m इनटू, ये क्या है बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ, इसको टाउ भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर टाउ एवरेज। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टाउ। ये टाउ क्या है बच्चों, एवरेज है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, इसलिए बार बार एवरेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें, करंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए हम लोग बस इतना कंप्लीट करते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम लोग देखें कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, यानी टाउ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, टाउ पे। टाउ का मतलब ये है, अगर मान लो कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे बच्चों तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ जब आके टकरा रहा था, जब टेम्परेचर आप बढ़ा दो इसके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, जिसकी वजह से तुरंत आ जाएगा ये इसके पास, तो टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और ये आपका एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल लेके भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच।